आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मंगल मंगलम् आनन्द मंगल मंगलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कारगिल योद्धा मेजर डीपी सिंह के अदम्य साहस और वीरता की बातें। रंग केसरी ते गले विच गानी मां विच कड़ा ये सिंह दी निशानी चौड़ी छाती डुल डुल पैंदी है जवानी सिंह मशहूर सारे दिंदे ने सलामी। इनसे बातचीत कर रही हैं रेणु चतुर्वेदी। चक ले हुण हथियार ते अज सिंह कर जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आपसे एक सवाल कि क्या कर रहे हैं आप। जाहिर है आप कहेंगे कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग केवल कार्यक्रम सुन रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना काम भी कर रहे हैं और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो देश की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, सीमा पर सजग प्रहरी की तरह खड़े हैं ताकि हम सुकून से रह सकें। ऐसे शूरवीर सैनिकों को हम सलाम करते हैं और ऐसे सैनिकों के बीच में से एक योद्धा हमारे साथ हैं। जी हाँ, जिन्होंने बता दिया कि हम फौलाद से बने हैं। ऐसे योद्धा हैं मेजर डीपी सिंह। बहुत सारी उनसे बातें करेंगे, लेकिन जब मेजर डीपी सिंह सामने हैं और जैसी शख्सियत है, पंक्तियां याद आ रही हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुघर, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा कहलाते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। जी हाँ साथियों, ये पंक्तियां इसलिए याद आ रही हैं कि जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं, जी हाँ, मेजर डीपी सिंह जी, उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है और कुछ ऐसा वाकया हुआ है जो हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं डीपी सिंह जी आपका। जय हिंद सभी सुनने वालों को और जय हिंद बुआ जी आपको भी। स्वागत है आपका। और श्रोता, आप समझ गए कि ये आपकी ही बिरादरी के हैं, यानी कि हमारे कार्यक्रम यानी आपके कार्यक्रम के ये श्रोता भी हैं। तो कहाँ से शुरुआत की जाए, एक श्रोता के तौर पर या एक शूरवीर के तौर पर? देखिए, आप बड़े हैं, जहाँ से भी आप शुरुआत करने के हुक्म देंगे वहीं से शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं मेजर डीपी सिंह जो हमारे सामने बैठे हैं। ये अपने साथ क्या क्या लेकर चल रहे हैं। एम्प्यूटेड राइट पैर, यानी दाहिना पैर घुटनों से कृत्रिम लगा हुआ है। बाइलेटरल हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग समस्या है जो युद्ध के समय हो जाती है। 73 शार्पनेल 1 mm से लेके 1 इंच तक के कास्ट आयरन के बॉम्ब के टुकड़े हैं, जी हाँ, छर्रे हैं जो इनके शरीर में हैं और अभी भी हैं। यूरिनरी ब्लैडर का ऑपरेशन हो चुका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बाएं घुटने का ऑपरेशन हो चुका है और आंखों की भी दिक्कत है इनको। इसके संग संग हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर 10 समस्याएं हैं जो उस समय हुई थी जिस समय इनके बगल में बॉम्ब फटा था। बहुत मुश्किल, बहुत जोखिम भरा हुआ ये क्षण था जिसके बारे में ये इतना हंसते हुए बताते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम समस्या का नाम ही नहीं दे सकते। लेकिन चलिए बात शुरू करते हैं और आज क्या क्या सुनेंगे हम, ये वाकई अद्वितीय होगा, अकल्पनीय है हमारे लिए तो। और क्योंकि ऐसा योद्धा जो स्वयं अपने बारे में बताए और यूँ कह सकते हैं कि चलते फिरते ये किंवदंती बन चुके हैं और हम सब के लिए एक मिसाल हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ से शुरू करें। एक बार आप लगभग मृत घोषित हो गए थे और ये बात है करगिल युद्ध की, तो वहाँ से शुरू करते हैं। जी मेजर साहब। 25 साल हो गए हैं इस बरस करगिल में जब हमने विजय प्राप्त करी थी, और जिसका नाम भी ऑपरेशन विजय था। जी, आमतौर पे करगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें कहानी शुरू हुई थी मेरी मृत घोषित करने के बाद, और 15 जुलाई वो तारीख थी। मैं बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अखनूर इलाके में एक छोटी सी पोस्ट को कमांड कर रहा था। जी। और युद्ध के दौरान आपको मालूम है कि
गोलाबारी, अंग गंवाना, जान जाना, ये सब तो आम बातें होती हैं। दुश्मन की गोलाबारी चला करती थी। अचानक 13 तारीख को उसमें थोड़ा सा विराम मिला, तो मेरे साथ जो मेरे सिपाही थे, मुझे लगा कि उनको शायद थोड़ी राहत मिल पाएगी, क्योंकि 15 जुलाई आप समझ सकते हैं कितनी गर्मी का टाइम था जी। और मेरी पोस्ट जो थी वो एक रिवर बेड में थी, तो पीलिया के कारण कई सिपाही पीछे जा चुके थे और वहाँ पे कोई एसी या कूलर या पंखे या लाइट या पानी ऐसा कुछ नहीं होता है जी। नेचर के ऊपर ही हम डिपेंड करके जीते हैं। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा विराम मिला है तो उनको आराम आएगा, हम कोई बैठ के चाय पकौड़े खाएंगे आराम से एक आधा दिन। लेकिन युद्ध में जैसे टीवी सीरियल या रेडियो प्रोग्राम में विराम मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, युद्ध में ऐसे विराम अच्छे नहीं होते जी। क्योंकि ऐसा विराम मिल रहा है तो इसका मतलब कुछ प्लानिंग चल रही है। और वो थोड़ा लंबा अगर है तो इसका मतलब कुछ अच्छी तरीके की लंबी प्लानिंग है, मतलब कुछ खतरनाक, जैसे वो बोलते हैं ना, तूफान के बाद शांति, तूफान के पहले वाली खामोशी, तूफान की पहले वाली खामोशी खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक। तो वो खामोशी थी क्योंकि उस दौरान वो शायद यही प्लान कर रहे थे कि ये डीपी सिंह नाम का जो प्राणी है इसको कैसे काबू किया जाए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं एज ए यंगस्टर जो कि 1.5 साल की नौकरी करके वहाँ बैठा था, वो खून भी उबलता था और कुछ उल्टी सीधे काम करने की भी हमारी हरकतें भी हुआ करती थी। तो वो प्लानिंग में उन्होंने मेरे मूवमेंट को प्लान किया। आपका खौफ था वहाँ? खौफ तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हर एक सैनिक एक ही बराबर का होता है जी। गब्बर सिंह टाइप का खौफ मेरा कोई नहीं बना सकता था। लेकिन ये था कि हाँ, जब लड़ाई है तो लड़ाई में दुश्मन हमारे ऊपर फतह प्राप्त करने की कोशिश करेगा और हमारा ये कोशिश रहेगा कि उनके ऊपर किसी न किसी तरह की छोटी छोटी फतह प्राप्त करते रहे ताकि बरकरार रहे, कि दबदबा बना रहे जी। तो जब दोबारा से 15 जुलाई को शुरुआत हुई गोलाबारी की अर्ली मॉर्निंग, तो उनको पता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ लेटा हूँ, क्या कर रहा हूँ। अच्छा। पहला जो बॉम्ब था वो मेरे से तकरीबन कुछ दूरी पे गिरा और मुझे आवाज़ से पता चल गया था कि वो दूर जाके गिरेगा। अच्छा। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में आवाज़ों से पता चलना शुरू हो जाता है, हवा को चीरता हुआ बॉम्ब जा रहा है तो दूर जाएगा, आवाज़ आ रही है तो दूर, लेकिन जो बगल में गिरता है उसकी आवाज़ नहीं आती। अच्छा। तो दूसरा बॉम्ब जो गिरा, उन्होंने दूर बैठा है कोई व्यक्ति देख रहा होता है कि कहाँ पे गिर रहा है, तो करेक्शन करा के उसको ठीक करा दो कि थोड़ा पीछे करो, थोड़ा साइड करो, ऐसे करेक्शन करा देते हैं। और दूसरा जो गोला था वो 1.5 मीटर दूर गिरा था मुझसे। अच्छा। और 1.5 मीटर की जो दूरी है, गोले की किलिंग जोन के हिसाब की जो सिखलाई है, उसके हिसाब से जहाँ पे गिरता है उसके 8 मीटर के दायरे में किलिंग जोन माना जाता है। मतलब कि समझिए कि इसमें जो आ गया वो गया, उसकी फोटो पे माला टंगेगी। लेकिन जैसे मैं मजाक करता हूँ कि ना मेरे पास फोटो थी ना मेरी माला थी। अच्छा। तो गिरा तो 1.5 मीटर दूर था। और मैं घायल भी बुरी तरीके से हुआ क्योंकि बहुत सारे छर्रे मेरी बॉडी में, 73 छर्रे अभी भी मौजूद हैं, बहुत सारे काटते हुए चले गए, खून का लबलबाता हुआ फवारा फूट रहा था। लेकिन ये सब शूरवीरता मेरे सिपाहियों की है। 7 डोगरा पलटन, पूरी पलटन ने जोर लगा दिया और वो सिपाही 4 जो मुझे कंधे पे उठा के लाए थे, उनकी शूरवीरता है कि मैं बच के आज आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे इवैक्यूएट ना करते तो मैं बच ना पाता। 2.5 घंटे लगे थे वहाँ से मुझे अपनी पोस्ट से नियरेस्ट हॉस्पिटल जो अखनूर का था वहाँ पहुँचने पे। 2.5 घंटे लगे थे वहाँ तक पहुँचने में। और वो भी खुशकिस्मती थी कि बरसाती नाले नहीं थे, अगर होते तो शायद लंबा समय हो जाता, नहीं पहुँच पाते। तो 2.5 घंटे में मैं काफ़ी खून बह चुका था और बीच में कार्डियक अरेस्ट भी हुआ। तो जो डॉक्टर साहिबान थे, सर्जन, उन्होंने जब बॉडी रिसीव करी, बॉडी कह रहा हूँ मैं क्योंकि उनको भी लगा था कि बॉडी आई है। अच्छा। उनको लगा कि शायद कोई इसमें जान नहीं बची और एक बार को बता दिया गया था कि ले जाइए मॉर्चरी में। मगर वही है ना, जो ढीठ होते हैं, जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। दूसरा तरीका ये होता है कि भगवान को प्यारा नहीं था इतना, में बोलते हैं ना भगवान को प्यारा हो गया। मैं शायद इतना प्यारा नहीं था। तो कर्नल राजिंदर सिंह की एंट्री होती है जी, जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे वहाँ पे, और उनके एंट्री होने के बाद उनका जो करामाती हाथ से जो मैं बच पाया, वहाँ से शुरुआत होती है कहानी की। तो सिर्फ ये जो आप बता रहे हैं कि 73 जो छर्रे थे, छोटे बड़े, 1 mm से लेके 1 इंच तक के हैं अभी भी शरीर में आपके? जी बिल्कुल। तो कितना मुश्किल है इसके साथ रहना। ये तो साथियों एक छोटी सी बात बता रहे हैं, 10 में से ये सिर्फ एक बात बता रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक के बाद एक आप बताते जाएंगे। वैसे तो किसी को जरूरत ना पड़े इस तरीके की, लेकिन हाँ पड़े तो ये नहीं है कि रास्ता बंद है, दरवाजा बंद हो चुका है, आपने नए रास्ते बना दिया। तो यहाँ पर एक गीत हो जाए। हाँ, वो एक जिद्दी होना जरूरी होता है, तो वो के लिए जिद्दी है करके एक गाना है शायद। जी, तो सुनते हैं ये गीत। बस खुद की सुनता पाते ये ना जानते हैं नाते ये
बांध के छेड़खानी को ओए 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 ये समझा के ओए 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 नजरों में चुपके से लाता है तान के रहता सबसे टकराते ये अपनी ही धुन में गाते ये ओ देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा के गानों में जाके कहे किस्मत सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है ये परछाइयों से छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ जो चाहता है वो है किया अपनी ही शर्तों पे ये है जिया ओ सिद्धि है कैसा कैसा ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है दिल ये सिद्धि है। जितने हल्के से आप बता रहे हैं ये हल्की सी बात नहीं है। और ये जो 2.5 घंटे का सफ़र था आपका वो भी बड़ा आसान तो नहीं था, क्योंकि जो सड़कें होती हैं, जो रास्ते होते हैं, वो बड़े उबड़ खाबड़ होते हैं वहाँ के। जी 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 बॉर्डर के इलाकों में सड़कें इतनी बढ़िया नहीं थी। जी उस समय आपको क्या एहसास था? मुझे मेरे जो डॉक्टर साहिबान थे, कैप्टन जोशी, वो मुझसे बात करके मुझे जगा के रखने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। एम्बुलेंस में जब हम ट्रैवल करते थे इकट्ठे, और मुझे याद है कि मुझे मतलब खुंदक सी आ रही थी कि मेरे से क्या उल जुलूल सवाल करने लगे। मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को परेशानी हो रही है, मेरे से पूछ रहे हैं आपके पिताजी का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं। और मैं कहा जहाँ रहते हैं रहने दो, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उनका ये एक स्पिरिट थी कि वो बात कर करके मुझे होश में रखना चाहते थे। जी। ये हर सिपाही का अपने कार्य क्षेत्र में जुनून होता है कि वो अच्छे से काम करे। जी। उन्होंने कोशिश तो बहुत करी, लेकिन मुझे याद है कि धीरे धीरे मैं उनके जवाब देते देते और नींद में चला गया। ओह। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। उसके बाद मुझे तीसरे दिन होश आया, जब तक मैं मतलब रिवाइव करके कर्नल राजेंद्र सिंह ने जो भी किया। और तीसरे दिन जब होश आया तो मुझे पता चला कि मेरा जो पाँव है राइट, उसमें गैंग्रीन हो गई है। दाहिने पैर में? दाहिने पैर के अंगूठे में गलना शुरू हो गया था। अच्छा। और अगर एक बार गैंग्रीन हो जाती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, उसको काटना पड़ता है। तो 3 दिन तक तो मुझे वहाँ रखा गया अखनूर में। उसके बाद जब गैंग्रीन हो गई तो मुझे फर्दर उधमपुर में चॉपर थ्रू इवैक्यूएट करके भेज दिया गया। जी। और उधमपुर में जब मैं पहुंचा तो उस समय कर्नल अशोक, बाद में ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए हैं जी, वो थे ऑर्थोपेडिशियन। और वो मुझे याद है वो पूरा सीन मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ और अशोक सर जो हैं कभी मेरे इस तरफ आ रहे हैं, कभी उस तरफ जाके पूरे मुआयना कर रहे हैं। और पट्टी खुली हुई है टांग पे जो बंधी हुई थी, और मैं टांग देख सकता हूँ। और मैं समझ गया था कि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा कि ये बचने लायक है, तो ये तो कटेगी। उनके बताने से पहले मेरे दिमाग में ये बात आ चुकी थी। पर किसी तरीके से उन्होंने वो 24 साल के जवान को बोलने से पहले कुछ अपनी करेज को मस्टर किया और फिर मेरे से बात करी कि बेटा, उनके यही लफ्ज़ है कि सन वी नीड टू एम्प्यूट योर लेग। तो मैंने बोला सर प्लीज़ गो अहेड, व्हाट एवर इज बेस्ट, यू नो मोर। उस समय जो हुआ वो एक करामाती चीज़ थी, क्योंकि मुझे गर्व होता है कि ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल शक्ति थी जिसने मुझे वो थॉट दिया। 2 विचार आए थे मेरे दिमाग में उस समय जब उन्होंने ये बोला कि टांग काटी जाएगी। पहला विचार था कि ये एक नया चैलेंज है और एम्पुटीज या डिसेबिलिटी की जो लाइफ होती है वो कैसे जी जाती है, इसको जी के दिखाएंगे और शायद एक दिन मैं अपने लिए नहीं बाकियों के लिए भी इंस्पिरेशन बनूंगा। अब ये ऐसा विचार जो था मुझे नहीं लगता किसी आम इंसान को आ सकता है, इसलिए मैं इसका क्रेडिट भी नहीं लेता हूँ। ये कुछ स्पिरिचुअल शक्ति थी जिन्होंने मुझे शायद रास्ता दिखाया। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा विचार था वो मेरा अपना था, और मैंने उस दिन प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लाइफ का क्वालिटी और स्टैंडर्ड है उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। जो भी होगा अच्छे से करेंगे। और ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ही जो कुछ किया, जो कुछ कर पाया, उसी के कारण जो पहला विचार था वो एक्चुअल में रियलिटी बना आज की डेट में। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हम ज़रूर करेंगे, लेकिन दोस्तों
आप लोगों की तरफ से मेजर साहब से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे गीत सुन लें, तब हम आगे बढ़े। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्यों ना यही गाना सुना जाए। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं मेजर डीपी सिंह, देवेंद्र पाल सिंह जी। जी हाँ, जिन्होंने वो जज्बा दिखाया, वो करके दिखाया जो बिल्कुल अद्वितीय है। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो हमने सुना ही कि 73 वो छर्रे जो हैं आपके शरीर में हैं अभी भी, और केवल यही नहीं है, अभी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने वो जज्बा रखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें जीनी है। तो हम बात कर रहे थे सिंह साहब की ये क्वालिटी ऑफ लाइफ से आपका क्या मतलब है? मेरे जैसे व्यक्ति को तो एक लाइफलाइन मिली है ना जी। जैसे वो क्रिकेट में बोलते हैं कि बैट्समैन को अगर शुरू में कैच छूट जाए, लाइफलाइन मिल जाए, तो कई बार ट्रिपल सेंचुरी भी मार जाता है। जी।
तो मुझे तो अपने आप को और अपने शरीर को और अपनी पूरी बॉडी और दिमाग को जितना स्वस्थ रख सकता हूँ और जितना अच्छा रख सकता हूँ रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी। ऊपर से चोटें भी बहुत हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जी। तो क्वालिटी का मतलब ये है कि आप जो कुछ जिंदगी के रोजमर्रा में या उसके अलावा भी इच्छा रखते हो करने की, वो आप कर सको और कर लो जो सोच रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सको। मतलब आप देखिए, मोहताज वर्ड तो ठीक नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट जितना रह सकते हो उतना रहा जाए। अब मुझे अगर आप पूछिए तो मुझे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, घर के सारे काम जी, और इसके साथ साथ जो लोगों ने सोचा शायद टांग कट गई है तो चलना भी मुश्किल होगा, तो मैंने दौड़ना भी शुरू किया। जी हाँ, आगे भी बढ़ गए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि मैंने जो कुछ दिल मेरी इच्छा कर रही है जो करने के लिए, वो मैं उसमें रुकावट नहीं आनी। उसमें ये नहीं सोचना कि यार हाय कैसे होगा जी, अब तो चोट लग गई, अब तो मुश्किल हो जाएगी, तकलीफ होगी। ये करने के लिए लेकिन एक बहुत चीज जरूरी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जी। अक्सर हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि आप अपने आप को प्यार करो या अपने आप को पैम्पर करो। उसको हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो आप जैसे हो वैसे ही रहना पसंद करोगे तो वो पैम्परिंग हो गई। अगर सच में आप अपने आप को प्यार करते हो तो अपने आप को आप हर रोज प्रोग्रेस करवाओगे। अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को, ह्यूमैनिटी को, एम्पैथी को, कंपैशन को, इन फैक्टर्स को अपने अंदर इंप्रूव करोगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जी। जिस भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप पिछले साल आपकी क्वालिटीज में कुछ कमी थी और जो आप नहीं कर पा रहे थे जी, साल भर के बाद भी अगर आप केक काट रहे हो अपने बर्थडे का और वैसे के वैसे ही हो, तो किस बात की खुशी मना रहे हो? क्या सीखा है आपने? ओहो। तो मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ से ये मकसद था। क्या बात है। तो ये जो कृत्रिम पैर के साथ दौड़ने की आपने जो बात की, उसमें आपकी जो उपलब्धि है अगर आप स्वयं बताएंगे तो अच्छा लगेगा। 10 साल मैं फौज में काटने के बाद 2007 में सेवानिवृत्त हुआ था जी। और बाहर आने के बाद मुझे ये लगा कि जो लोगों का नज़रिया है एम्पुटीज़ के खिलाफ या डिसेबल लोगों की तरफ, वो एक बड़ा संकुचित नज़रिया है। उसको वो कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कुछ गलत किया होगा या किस्मत खराब है या पुराने जन्मों का फल है या बैड कर्मा है, जो भी है। अगर है भी तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना था कि मैं एक सोल्जर हूँ जी। और गीता ये बोलती है कि स्लेन यू अटेन हेवन, विक्टोरियस यू रूल द अर्थ। जी। मतलब अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आप धरती पे राज करेंगे, सुख भोगोगे। और अगर आप शहीद हो गए तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि यार मैं जो डिसेबल हो गया हूँ अगर लड़ाई में, तो मैं कहाँ पे अटका हूँ? ओह, मेरा कौन सा बैड कर्मा हो गया? हूँ तो मैं भी सोल्जर, देश के लिए लड़ते हुए मैंने अंग गंवाया है और शहीद होते होते बचा हूँ जी। तो ये विचारधारा को बदलना जरूरी है और ये विचारधारा को सोल्जर तभी बदल सकता है जब कुछ करके दिखाए। बातें बना के या ज्ञान बांट के विचारधारा नहीं बदली जा सकती। बिल्कुल। तो सैनिक के रूप में मैंने सोचा कि कुछ करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरे हाथ पांव सकुशल थे तो मुझे लंबी दौड़ लगाना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। स्प्रिंटिंग ठीक है, लेकिन लंबी दौड़ मैं कतराता था थोड़ा। टांग गंवाने के बाद, 100% डिसेबल होने के बाद, चोटें खाने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर टांग ना होने के बाद जो सबसे मुश्किल काम है वो दौड़ लगाना है और लंबी दौड़ उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। अगर मैं ये कर पाया तो मुझे किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो खुद के ऊपर विजय प्राप्त होगी, जो एक मैंने अपना क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए खुद से प्रॉमिस किया, उसके ऊपर मुझे अच्छा लगेगा। और इनडायरेक्टली सबको ये आंसर मिल जाएगा कि भाई साहब डिसेबिलिटी जो है वो किसी के अभिशाप नहीं है या अंगों के गंवाने से डिसेबिलिटी नहीं होती। डिसेबिलिटी एक सोच है जी। अगर आप सब कुछ होते हुए भी, हट्टे कट्टे होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो तो शायद डिसेबिलिटी का रिलेशन आपसे होगा, मुझसे नहीं है। बिल्कुल, आपने तो परिभाषा ही बदल दी। मेजर डीपी सिंह सामने हैं और जैसी शख्सियत है, पंक्तियां याद आ रही हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जी हाँ डीपी सिंह जी, आपके साथ बात करते करते तो कुछ ऐसी ही पंक्तियां बार बार याद आ रही हैं। तो हम सबको भारत माँ के ऐसे लाल पर गर्व है, सलाम करते हैं आपको। तो ये बात जब आपने सोचा कि दौड़ेंगे तो क्या मकाम हासिल किया, या ये क्या कहें कि क्या लक्ष्य आपने बनाया और उसे कैसे हासिल किया? देखिए, मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना था कि मेरे को फिट रहना है और मेरी चोटें मुझे बहुत तंग करती थी।
मतलब मेरा इंटेस्टाइन जो कटा हुआ है उससे पेट का रोग कोई ना कोई उससे ग्रस्त रहता था मैं। तो चलिए यहाँ पहले हम आपके और भी जो तकलीफें हैं उसकी चर्चा कर लें। इंटेस्टाइन भी थोड़ा सा डैमेज हुआ, कटा। इंटेस्टाइन डैमेज हुआ जिसके कारण पार्टली उसको काट के निकालना पड़ा। अच्छा। कानों से दोनों से थोड़ा कम सुनता है, जिसमें अगर आपको पेरेंट्स का थप्पड़ पड़ा है कभी तो कान में घंटियां जो बजती हैं वो मेरे परमानेंट बजती रहती हैं। झंझनाहट जो होती है। झंझनाहट रहती है जो। और जो है श्रैपनल तो खैर बहुत जगह पे है बॉडी के, एक लीवर में भी है। अच्छा। अगर वो हिल गया तो फिर मैं भी हिल जाऊंगा क्योंकि वो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। और मेरा जो एक पाँव बचा हुआ है उसका नी ऑपरेटेड है, उसका थाई के ऊपर बहुत सारा मांस का टुकड़ा नहीं है, उसके काफ पे मांस का टुकड़ा नहीं है। ओपन नी सर्जरी हो रखी है जिसके कारण लोग डॉक्टर साहिबान से अगर पूछो तो अगर एक नी में सर्जरी हो जाए तो बोलते हैं रोड रनिंग बंद है जी। रिब्स में चोट है। और रिब्स की चोट की बात करें तो L5, 6, 7। हाँ, तो ये गिनती C4, C5, C6 में भी है क्योंकि मैं गिर गया था बाथरूम में, स्लिप हो गया था। और एक जैसे फट्टा गिरता है उस तरीके से पूरे की पूरी बॉडी बिफोर आई कुड रिएक्ट गिर गया था जिसके कारण सर्वाइकल का पेन शुरू हो गया था। और लोअर बैक में भी प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोस्थेसिस पहनते पहनते कोई ना कोई डिसबैलेंस और अलाइनमेंट में दिक्कत आती ही आती है जिसके कारण पूरा जोर, और अब 25 साल हो गए हैं, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है आपको पता होगा आयुर्वेदा के हिसाब से भी पेट से बनती हैं बीमारियां। तो पेट मुझे बड़ा तंग रखता था और बाकी जगह पे दर्द हुआ करते थे। रिब्स में दर्द हो रहा है, नी में दर्द हो रहा है। सर्दियों में मेरी बाईं तरफ जो है मुझे गर्मी लग रही है और दाहिनी तरफ मेरे को पेन हो रहा है ठंड के कारण। ऐसा? क्योंकि इस तरफ से पूरा इंजरी ज्यादा है दाहिनी तरफ। तो मैं एक जैसे एप्रन होता है ना, वो मैं गर्म एप्रन टेढ़ा करके राइट साइड में पहनता था ताकि लेफ्ट साइड में गर्मी लग रही है तो राइट साइड भी उतना गर्म हो जाए। अच्छा, कहीं जाना हो तो ठीक रहे, इसलिए वो संतुलन बना के रखते थे शरीर का तापमान ताकि दर्द ना हो ठंड के कारण। और नी के ऊपर क्रेप बैंडेज वगैरह बांध के रखता था ताकि नी में पेन ना हो। लेकिन ये सारे के सारे दर्द जब दूर हो गए, सारे की सारी बीमारियां काबू आ गई, जब शरीर को ये समझ में आया कि भैया हमारा जो मालिक है, मतलब मेरे शरीर का मालिक मैं हुआ ना जी, ये थोड़ा सा टेढ़ा इंसान है। हमारे को हर एक अंग को अपना अपना काम करना जरूरी है क्योंकि अगर हमने काम नहीं किया तो ये हमारी रेड बना देगा। पैम्पर नहीं करेगा। जिंदगी थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे, क्यों दरमिया जिंदगी थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। जिंदगी थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे, क्यों दरमिया जिंदगी थी जो शिकायतों को कुछ तूने कुछ मैंने सुलझा लिया। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी। तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला, बह चला मुसाफिर कहाँ बह चला, बह चला। टूटे तिलकों को चुन ले हम, बुन ले हम एक आशियां। जिंदगी छोटे छोटे पर लेकर चल, देखे जाए कहाँ आसमां। कभी
कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा फिर तू भी बिखर गई, कतरा कतरा मैं तुझे चुनता रहा, कतरा कतरा तू बिखर गई। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला, बह चला। सौ दफा फिर भी क्यों तू मिले अजनबी की तरह, है मंजिलें सब कहीं यहाँ, फिर भी रास्तों में रास्ते उलझ रहे यहाँ। कितना भी मैं चलूं तेरी ओर होती कम ही नहीं क्यों कभी दूरियां, तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू भी चल कभी, तेरे इशारों पे मैं चलता रहा, मेरे इशारों पे तू चल कभी। बह चला मुसाफिरे कहाँ बह चला। तो मैं यही बताना चाह रहा था पहले भी कि शरीर के हर अंग को अगर आप काम करने से रोक दोगे, और काम करने से रोक देगा मतलब होता है कि अगर कोई शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो आप उसकी जगह पे दवाई खाना शुरू कर दो। तो उसको मिल गया सब्स्टिट्यूट जी। अब सब्स्टिट्यूट जब किसी को मिल जाता है तो फिर वो कौन काम करता है? इंसान भी काम नहीं करता है, तो आपका अंग है। तो जब दौड़ना शुरू किया तो शरीर के हर हिस्से ने जागना शुरू किया और अपना काम धीरे धीरे ठीक करना शुरू किया, सक्रिय हो गए वो सब के सब काबू में आ गए। तो मेरे हर तरीके के पेन, हर तरीके का जो अपसेट स्टमक या गैस बनना या बदहजमी रहना या मोशन में क्लियरेंस नहीं होना या इधर उधर दर्द होना, ये सब काबू आ गए। ऐसा? जी बिल्कुल। ये वाकई बहुत आश्चर्य की बात लग रही है, अकल्पनीय है। नहीं विचार कर सकते हम लोग। मैं तो कहता हूं कि इस स्थिति पे शायद ज्यादातर लोगों को पहुंचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति कईयों के साथ ना ही आए तो बेटर है। नहीं, इसका अगर 90वां हिस्सा भी आता है ना तो हम इस स्थिति पे नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा उसके करीब हूँ शायद भगवान के जी। तो वो मुझे तकलीफ देता है ताकि मैं उस तकलीफ को ओवरकम करके अपने ज़िंदगी को आम तौर के जैसे चलानी चाहिए वैसे चला सकूं, और किसी एक इंसान को भी अगर उससे होप मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी का मकसद सफल हो जाता है। तो उसीलिए मुझे उसने फ़ौज में भेजा। अब आप देखिए कि मेरा बचपन से मेरा ये सपना था कि फ़ौज में जाऊँ, लेकिन मैं एनडीए क्लियर नहीं कर पाया 12th के बाद। तो फिर सीडीएस क्लियर करने के लिए ग्रेजुएशन करनी पड़ी थी, लेकिन मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आम तौर के स्टूडेंट की तरह पढ़ सकूं। तो मैंने बीच में जॉब पकड़ी। अच्छा। एक क्लर्क का काम किया 3 साल और साथ में पढ़ाई करी थी। तो वहां पे बैंक की नौकरी को छोड़ना उन दिनों बड़ा बेवकूफ़ी समझी जाती थी। मैंने बैंक की नौकरी छोड़ के अपना ड्रीम फुलफिल किया और मेहनत लगा के जब मैं पहुंचा फौज में तो 1.5 साल में चोट लग गई जी। 97 में मैं कमीशन हुआ हूँ दिसंबर में, और 99 15 जुलाई को चोट लग गई। तो अगर आप देखिए पूरा, मैं क्यों कहता हूँ कि मैं एक सब बहुत ब्लेस्ड और चुना हुआ व्यक्ति हूँ भगवान के द्वारा, क्योंकि उसने मुझे फौज में भेजा इसलिए ताकि मुझे चोट लगे, और चोट लगने के बाद ऐसा हाल बने, और उस हाल बनने के बाद मैं उसको काबू करके जिंदगी जी सकूं अच्छे से और कुछ अचीव कर सकूं। ये पूरी कहानी गढ़नी बहुत जरूरी थी, इसमें चोट लगना बहुत जरूरी था। धन्य हैं आप। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भगवान ने अगर मुझे उस हिसाब से चुना है तो ये उसकी कृपा है मेरे ऊपर। अगर उसकी कृपा ना हो तो मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। हम लोग सारी चीज़ों को बड़े सकारात्मक सोच की बात करते हैं, लेकिन कहना चाहिए सकारात्मक सोच का ये जो पुतला हमारे सामने बैठा है कि ये पूरा का पूरा, ये क्या कहना चाहिए, पूरे संस्थान है आप कि सिर्फ आपके पास हम लोग बैठ जाएं तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और आप कह रहे हैं एक की ज़िंदगी, हमारे इतने ढेर सारे श्रोता सुन रहे हैं और बहुत कुछ इस वक्त सीख रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिन्हें इस समय तुरंत अपनी किसी न किसी निराशा में आशा की उम्मीद
दिख रही होगी, आशा की किरण दिखाई दे रही होगी और ज़रूर वो संभल रहे होंगे, हमें ज़रूर बताएंगे इस बात के लिए। मतलब किस तरह से आप किसी भी चीज़ को इस तरह से पलट लेते हैं अपने हिसाब से, ये आपकी बात से लग रहा है। इसके पीछे कारण ये है जी। कि जब मैं बचपन में मुझे मेरे दादा दादी के पास रहा था और उन्होंने मुझे गुरुद्वारे साहिब से जोड़ा था जी। और हमारी जो सिख हिस्ट्री है वो ये बताती है कि गुरुओं ने अपने पूरे परिवार को दूसरों की सेवा में लगा दिया, निछावर कर दिया, शहीद हो गए, बलिदान कर दिया, लेकिन एक आंसू का एक तुपका नहीं बहाया। उनका जो जीवन इस प्रकार से उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि वो ये बता सकें कि ये एक्सट्रीम है लेकिन फिर भी हम रजा में रहते हैं, उसकी रजा में। तो जब आप रजा में रहने की कोशिश करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ रजा में रहने की, जब आप रजा में रहने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली आपको ये दिखता है कि ये अगर कुछ तूफान उठाया तो इसके पीछे इसके बाद जो एक शांति मिलेगी, एक सन्नाटा होगा, वो बहुत सुंदर होगा। बस इंतजार रहता है कि ये तूफान सेटल कैसे करना है अपने आप ताकि वो शांति की तरफ पहुंच सके। उस समय कैसे खुद को संभालना है, कैसे उसके हिसाब से अपने आप को वो भी ढालना बड़ा आसान है। आसान इसलिए है क्यों, करना मुश्किल है लेकिन है आसान चीज। आपने सिर्फ सरेंडर करना है अपने आप को। सबसे मुश्किल है बिल्कुल सबसे मुश्किल यही है क्योंकि हमें लगता है हर चीज हमारे बस में है और जो हम चाहते हैं वो हम करते हैं और उसी प्रयास में हम लगे रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो शायद सही है जी। लेकिन इसलिए मैंने पूरे जीवनी को 50 साल को अगर निचोड़ बनाया तो मैंने आपको बताया कि मैं कंस्ट्रेंट्स के साथ पहुंचा हूं, फेल हुआ हूं, फिर उसके बाद IMA पहुंचा हूं और 1.5 साल में चोट लगी और उसके बाद ये सब कुछ अचीव किया। अब आज उस जीवनी को आप एक नजरिए से अगर ऊपर से देखिए तो आप मुझसे भी पूछेंगे तो मुझे यही लगेगा कि अगर चोट ना लगती, जो सबसे खतरनाक और एक तरीके से दुनिया की नजरों में सबसे खराब चीज हुई मेरे से जी, तो अगर चोट ना लगती तो मेरी कहानी बनती क्या? ना मेरा अंग जाता, ना मैं दौड़ पाता, ना मैं पहाड़ों पे दौड़ता, ना मैं इतिहास रच पाता, कुछ नहीं कर पाता मैं। ये जो पूरी स्टोरी बनी है इसके पीछे कारण ही चोट लगना है और उसके पीछे भी कारण ये है कि वो भाई ने जो बॉर्डर पार बैठा है बम फेंका जी। अगर वो अपनी ड्यूटी ढंग से ना निभाता, बम ना फेंकता तो मेरे को चोट भी ना लगती। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जब आप ऊपर से देखते हो उन घटनाओं को तो आपको जब कड़ियां जुड़ती हैं, जिक्सा पजल दिखती है तो लगता है कि यार कितना अच्छा हुआ ये सब। लेकिन जब आप जिक्सा पजल के हर एक टुकड़े को अलग अलग देखते हो तो आपको लगता है हो यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। जी सही बात है। यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है बशीर बद्री की, ना आती तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, ना आती तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। वाह, तो कुछ यही जज्बात हैं आपके। हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर एक गीत सुन लें। जी बिल्कुल। डिसेबिलिटी के कारण जो लोगों का नजरिया था उसने शायद वो कैटलिस्ट बना मेरे को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को दोबारा से रिगेन करने के लिए। तो उसी से मिलता जुलता गाना है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू
तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दोस्तों, हमारे साथ हैं मेजर देवेंद्र पाल सिंह जी। बहुत सारी प्रेरणादायक बातें कर रहे हैं और खुद की जिंदगी से जो हौसला इन्होंने पाया है अपनी परिस्थितियों से, और हम लोगों के लिए बड़ी दुर्गम परिस्थितियों से, हालांकि इनके लिए तो बड़ा से जैसे लग रहा है खिलवाड़ सी बात कर रहे हैं। और अभी आगे और भी बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। सिंह साहब, बचपन में चले एक बार? जी बिल्कुल। आपने जो बताया कि कुछ कुछ शैतानियां भी आप करते थे, घर वर से भी भाग जाते थे, क्या करा आपने? ऐसा था कि मेरे फादर साहब बॉर्डर रोड्स में थे जी। और जब मैं दूसरी क्लास में था तो मैं दादा दादी के पास मुझे भेज दिया गया था, क्योंकि किसी कारणवश उनकी नौकरी छूट गई थी। अच्छा। और मैंने अपने फादर साहब को हमेशा फाइनेंशियल क्रंच में सिर्फ और सिर्फ अपने केस को चिट्ठियां लिखते देखा है। बदकिस्मती से वो अपनी दिमागी हालत भी गंवा चुके थे, सिजोफ्रेनिया हो गया था, फिर हार्ट अटैक से उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत ही ठहराव वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनको मैं अपनी जिंदगी में कुछ सुख नहीं दे पाया। खैर, इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो मैं जो दादा दादी के पास पहुंचा तो वहां पर दादा दादी मेरे वो थोड़े सख्त स्वभाव के थे, पर उसी सख्त स्वभाव के कारण ही मैं हूं जो हूं आज जी। मगर वो जो बच्चा था उसको ये लगता था कि यार ये तो बड़ा कष्ट वाला काम है, बहुत टफ लाइफ है यहाँ। और जब नानी के घर जाते हैं छुट्टियों में तो वहां तो ऐश होती है, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो मुझे एक दिन ये लगा यार कि यार चलो ये तो यहाँ नहीं रहना। अब नानी के घर जाने का रास्ता मालूम था कि ये सड़क उधर को जा रही है। अच्छा। और छुट्टियों में जाते हैं तो बस में बैठते हैं तो सुबह चलती है, शाम को पहुंच जाते हैं। तो अगर हम चलते चलते शायद 2-3 दिन में पहुंच जाएंगे तो हम चल पड़े। अच्छा, पैदल चल पड़े? पैदल चल पड़े। नानी के घर? नानी के घर। क्या बात है। 8वीं क्लास में था मैं और पैदल चल पड़ा। देखो ये तरीके होते हैं भगवान के कुछ ना कुछ सिखाने के। अब आज की डेट में मैं ये बात को समराइज करके बता सकता हूँ, लेकिन उस समय बच्चे को नहीं समझ में आती ये बातें जी। उसने ये करना था तभी कुछ होना था। तो मैं अपने रुड़की शहर में मैंने बचपन बिताया। रुड़की के 5-7 किलोमीटर का दायरा होता था। बाहर निकला तो वहाँ पे मेरे कोई जानने वाले ने मुझे देखा, वो पहचान गए और उन्होंने बोला कि राजू तू कहाँ जा रहा है? मेरा घर का नाम राजू है। अच्छा। उन्होंने मेरे को साइकिल पे बिठाया और वापस। समझदार इंसान था क्योंकि घर में अंदर जाके शिकायत नहीं लगाई।
घर के बाहर ही गेट के छोड़ के चले गए। अच्छा। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था साइकिल पे बैठा और ये सोच रहा था कि यार अगर एक्चुअल में मैं चलता रहता तो इस दौरान हो सकता है कि कोई पकड़ने वाला ले जाता, छोटा ही तो हूँ, हाथ पैर काट के कोई भीख मंगवा रहा होता जी, या कोई पकड़ के किसी काम पे छोटे मोटे काम कर रहा होता ना, मतलब जिंदगी में कुछ कर तो ना पाता। तो मुझे समझ में आई बात कि भाई साहब यहीं पे रहना है, जहाँ पे हो जैसे हो वही अच्छा है जी। अब यहीं पे रह के आपने कुछ करके दिखाना है, मेहनत से इसका सामना करना है। हाँ, परिस्थितियों से भाग के आपको कुछ नहीं मिलेगा। परिस्थितियां आपको दी गई हैं, इसीलिए दी गई हैं ताकि आप उन परिस्थितियों के ऊपर उठें, अपने आप की कमजोरियों को काबू करके इतना मजबूत बनाएं कि परिस्थितियां छोटी पड़ जाएं आपके सामने। क्या बात। और जिस दिन परिस्थितियां छोटी पड़ जाएंगी आपकी सक्सेस तय है। तो उसके बाद जैसे गुरुद्वारे साहब से मेरे को जोड़ा गया और मैं स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय रुड़की में पढ़ता था वो फौजी स्कूल था जी। तो दोनों का मेरे को कनेक्शन लगा कि यार मार्शल रेस से मैं बिलोंग करता हूँ और फौज इज समथिंग विच इज दी टोटल डिपिक्शन ऑफ वही मार्शल रेस। जैसे गुरुओं ने अपने आप को सैक्रिफाइस किया वैसे ही फौजी शहीद होते हैं, अनजान लोगों के लिए अपने आप को बार देते हैं। तो मुझे वो कनेक्शन इतना सुंदर लगा कि मैंने कहा अगर कुछ बनना है तो फौज में अफसर बनना है। तो मेरे को 9वीं क्लास तक आते आते ये क्लैरिटी आ गई थी कि भाई साहब अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आर्मी ज्वाइन करनी है और अफसर बनना है। और उन्हीं दिनों एक सीरियल भी आया करता था परमवीर चक्रा जी, उसने बड़ा इंस्पायर किया था जी जी। तो इस प्रकार से फौज ज्वाइन करने का ठाना मैंने। और वो जो दादा दादी ने जो अनुशासन के साथ रखा था वो काम आया आपका जी। तो फिर तैयारी कैसे की आपने, कैसे अकेले दम पे किया या किससे प्रेरणा मिली आपको या क्या करते थे आप? क्योंकि मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा नहीं था पढ़ने में मन नहीं लगता था जी। मुझे याद है उन दिनों मंडल कमीशन का एक साल था और मंडल कमीशन तब आया था जब मैं 11वीं में था। तो 11वीं में मंडल कमीशन के चक्कर में हम क्रिकेट ही खेलते रहते थे और कुछ पढ़ाई तो कर नहीं। सडनली पता चला कि अब एग्जाम आने वाले हैं और हमारे बस की थी नहीं, साइंस स्टूडेंट था मैं, फेल हो गए। अब क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन बन चुके थे, गुरुद्वारे साहब जाते रहते थे, तो दिमाग में आता था कि यार हर चीज होती है अच्छे के लिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो इसमें फेल होने में क्या अच्छा है, ये दिमाग चलता रहता था। तो मैं सोचता रहता था कि इसमें क्या अच्छा है, क्योंकि साल भी खराब हुआ, पैसे भी खराब हुए, बेइज्जती अलग होती है, पर कई बार हमारे को जो उत्तर हैं बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। तो जब मैं रिपीट कर रहा था अपनी क्लास, तो उन दिनों मेरा जो पिछला बैच था वो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए घर बैठा हुआ था और मैं स्कूल में आ रहा था। जनवरी के आसपास, जनवरी के दिनों ठंड का टाइम था क्योंकि स्वेटर पहन के आते थे। तो इंटरवल में किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया आम के बाग में। अच्छा। और वहाँ सन्नाटा छा गया। मैं दूसरी तरफ खेल रहा था, वैसे ही पता नहीं क्या दिमाग में आया, चलते चलते उधर आकर देखा कोई नहीं है। तो पहले तो मुझे डर लगा कि ले भैया आज फिर मुर्गा बनना पड़ेगा, इंटरवल खत्म हो गया और आप बाहर घूम रहे हो। हाँ। मगर तभी एक छोटी बच्ची चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। अच्छा। जिसके ऊपर पूरा मधुमक्खी का छत्ता चिपका हुआ था। और मैंने आप देखा ना, तब इंस्टेंट रिएक्शन था, उसकी तरफ भाग के स्वेटर फेंका उसके ऊपर, उठा के उसको स्कूल की तरफ लेके गया। मक्खियां कुछ मुझे चिपक गई, कुछ जड़ गई। उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला अगले दिन कि अगर वो 5-7 मिनट और लेट हो जाती तो उसकी जान चली जानी थी। 2nd क्लास की छोटी सी बच्ची थी। तो मुझे जवाब मिल गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैं अगर फेल ना होता तो उस मोमेंट पे वहां शायद मैं ना होता जी। और भगवान ने ये काम मेरे हाथ से करवाना था, इसलिए मेरा फेल होना जरूरी था जी। क्योंकि उस समय उस इलाके में पूरा सन्नाटा था, सिर्फ मैं ही था। तो अगर 1 साल गंवाने के बाद किसी की जान बच जाए तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि आपकी बात से समझ में आ रहा है कि सफलता हो या कुछ और हासिल करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम किसी और को क्या दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और आपकी जो 1999 में आपके संग हुआ, उसकी अभी बात थोड़ी सी अधूरी रह गई है, लेकिन यहाँ पर एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा बिफिटिंग सॉन्ग है, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ
भी न हम खरीदेंगे बाजार से जमाने के, कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या दिए। कुछ और भी अभियान आप करने के फिराक में हैं करगिल वॉर पे? हाँ, ये जरूरी है क्योंकि इस बार जैसे आप जानते हैं 25 साल हो गए हैं सिल्वर जुबली है ऑपरेशन विजय की, कारगिल युद्ध में जो हमारे को सक्सेस प्राप्त हुई थी जी। और हमारा गर्व है, हमारा मतलब 101 रेगुलर कोर्स जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 101 रेगुलर कोर्स, हम सब गर्व से बोलते हैं कि हम विक्रम बत्रा परमवीर चक्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्रा के कोर्समेट हैं जी। हमने इकट्ठी ट्रेनिंग करी है, इकट्ठा खून पसीना बहाया है। तो विक्रम बत्रा और उनके जैसे कितने महानुभाव माँ के सपूत हैं जो अपने आप की जान गंवा चुके हैं, शहादत प्राप्त कर चुके हैं जी। उन सब की याद में 101 कोर्स जो है हमारा, वो पूरा का पूरा एक रैली निकाल रहा है। चंडीगढ़ से हम शुरू करेंगे, 7 जून से लेकर 14 जून तक ये रैली होगी। तो 7 जून 2024 से लेके 14 जून 2024 तक ये रैली चलेगी जी बिल्कुल। कैसे जाएंगे सर? मैं तो बाइक नहीं चलाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा 4 व्हीलर में, बाकी सब अपनी बाइक्स पे जाएंगे। जो 101 कोर्स के कुछ वेटरन्स हैं, कुछ सर्विंग ऑफिसर्स हैं, छुट्टी लेके प्राइवेटली कर रहे हैं हम ये। इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारा इंटेंट जो है इमोशंस है। हम उन शूरवीरों को नमन करना चाहते हैं और उसके थ्रू हम ये लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारी फैमिलीज का अभी क्लोजर नहीं हुआ है, जिन्होंने अपने शूरवीरों को, बच्चों को, पति को, भाइयों को गंवाया है, उन तक उनके मैसेज अगर पहुंचेंगे, हमारे इमोशंस अगर कनेक्ट करेंगे उनके साथ, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो ऑल इंडिया रेडियो के जो सुनने वाले हैं उनको भी पता चलेगा। बहुत सारे श्रोता हैं, हो सकता है कि उनके अड़ोस पड़ोस का कोई भाई हो, उनका चाचा हो, मामा हो, कोई भी सगा संबंधी भी हो सकता है, जानने वाला भी हो सकता है, तो उनके मन में भी जाहिर है कि एक जुड़ाव होगा। जी जी जी। तो फ्लेम राइडर्स के नाम से हम ये हैंडल अपना इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर चलाएंगे जी। और हमारी कोशिश रहेगी, हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, क्योंकि जैसे चंडीगढ़ से शुरू करके उधमपुर, उपलोना, कारगिल, लेह, द्रास और फिर मनाली से नीचे उतरेंगे जी। हर जगह पे जहाँ पे हम शूरवीरों को नमन कर सकें और उस इलाके के बारे में बात कर सकें और उस युद्ध के बारे में बात कर सकें, उसको हम जिक्र करेंगे जी। और कोशिश यही रहेगी कि किसी न किसी के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हुए हम उनको सम्मान दे सकें, उनके बच्चों के साथ कुछ जो क्लोजर रह चुका है वो करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पहुँच कर क्या करेंगे आप? हर पड़ाव में हम जो है ना, हमारा पड़ाव इस तरीके से है जैसे कि पहले हमारा जो पड़ाव है उधमपुर में है, वहाँ पे नॉर्दर्न आर्मी का हेडक्वार्टर है जी। पूरी नॉर्दर्न आर्मी वहाँ पर से कंट्रोल होती है। उसके बाद उपलोना जो है वो ब्रिगेड है, जहाँ पर 17 जाट, 2 नागा और 13 जैकरीफ जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा थे जी। वो तीनों पलटन वहाँ पे हैं। वहाँ पर उनके सम्मान में हम उनको मतलब उनके बारे में याद करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही चलते चलते हम
जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते पे सारी लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बारे में बातचीत करेंगे। हर रोज कुछ ना कुछ उसके बारे में बात करेंगे, उनको याद करेंगे। और हमारे 101 रेगुलर के जो बहुत सारे हमारे कोर्समेट्स हैं जिन्होंने खुद इस लड़ाई में हिस्सा लिया है, उनके बारे में बात करेंगे। जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे 101 रेगुलर कोर्स के। और द्रास पे जो मेमोरियल है जी, वहां पर जाके उनको सम्मान देके, उनका नमन करके, उनके बारे में यादगार श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और ऐसे ही रास्ते में जो मेमोरियल्स आएंगे वहां पर रुक कर उनको श्रद्धा सुमन देके नमन करते हुए आगे चलते रहेंगे। लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं आप? कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ करने के बाद आप सिर्फ आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, जिनके साथ आपने पूरा कोर्स किया, वो आप हमारे साथ हैं। और दोस्तों, ये भी बहुत गौरव की बात है कि आमतौर पर जैसे अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा जी की बात करें या ऐसे बहुत सारे जाबाज हमारे जो सिपाही हैं, हमारे भारत माँ के सपूत हैं, उनसे सामने हम ये बात नहीं कर पाते। आप हैं जो बता रहे हैं कि आपने कैसे वो देखा, कैसे उससे बाहर आए और कैसे आपने उसको एक अपने लिए कहना चाहिए कि हथियार की तरह उसको इस्तेमाल किया, या यूं कहें कि आपने उसको गले लगा लिया और फिर एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, ऐसे शूरवीर जवान जो अपनी कहानी खुद कहते हैं, जिन्होंने बहुत नज़दीक से 1.5 मीटर अपने बगल में मौत देखी हो, और हम सब यानी कि पूरा देश ये समझ चुका था कि ये व्यक्ति अब नहीं रहा, ऐसे भी जन्मदिन ये मनाते हैं जिस केक पर लिखा जाता है डेथ एंड रीबर्थ डे। तो ऐसी शख्सियत हम जिनकी बात कर रहे हैं, आज हमारे मेहमान मेजर डीपी सिंह की बातचीत चल रही है। और ऐसी ही जो दांतों तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर कर दे, ये बातें हम और सुनेंगे अगली कड़ी में। आज के मेहमान, इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कारगिल योद्धा मेजर डीपी सिंह के अदम्य साहस और वीरता की बातें। बातचीत कर रही थीं रेणु चतुर्वेदी। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।